तक आपने सुना दामिनी को उसके पिता ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। गांव वाले दामिनी के व्यवहार से खुश हैं। भैरव नंदी से किए हुए वादे की वजह से महल में ना रहकर पगली दादी के घर ही रहता है। एक खूबसूरत लड़की गांव वालों को नदी किनारे मिलती है तो उसे बेहोशी की हालत में महल में ले आते हैं। अब आगे। दूसरे दिन राजा ने भैरव और राघव को बुलाया। नंदी भी उनके साथ थी। जिस बहादुरी से तुम लोग बिलासपुर की खुशहाली के लिए लड़े, उसके हम कर्जदार हैं। खासतौर से भैरव, तुमने हमारी बेटी की जान बचाकर न सिर्फ हम पर बल्कि पूरे बिलासपुर पर बड़ा एहसान किया है। मेरी जिंदगी का अब कुछ पता नहीं है। मैं चाहता हूं कि जब मेरी आंखें बंद हों तो दामिनी के पास तुम लोग जैसे ईमानदार और वफादार लोग हों। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम दोनों शाही सलाहकार के तौर पर हमेशा महल में रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज कि आपने हमें इस लायक समझा, राघव ने उत्साहित होकर कहा। पर भैरव चुप था। राजा ने भैरव की तरफ देखा। और तुम्हारा क्या कहना है? आपने मुझे इस लायक समझा, यह आपका बड़प्पन है। पर मैं एक साधारण सा लड़का हूं। मुझे और मेरी छोटी बहन को इन चीजों की आदत नहीं। हम अपनी साधारण जिंदगी में खुश हैं, उसने नंदी को आगे करते हुए कहा। भैरव जानता था कि सलाहकार बनने का मतलब है कि 24 घंटे महल में रहना होगा और भैरव को नंदी से किया हुआ अपना वादा याद था। वो जानता था कि नंदी महल में नहीं रहना चाहती। राजा समझ गया कि उसे भैरव को नहीं, नंदी को मनाना है। राजा ने मुस्कुराकर नंदी से पूछा, तुम्हें महल पसंद नहीं? नंदी ने भैरव की तरफ देखा, फिर राजा की तरफ, पर कुछ बोली नहीं। अगर तुम महल में रहो तो हम तुम्हें जापानी गुड़िया मंगा के देंगे। खरगोश, हाथी, घोड़ा, जो तुम कहो वो तुम्हारे लिए हाजिर होगा। नंदी ने राजा की तरफ देखा और बहुत मासूमियत से कहा, आप मुझे कुछ भी मत दीजिए महाराज, बस एक वादा करिए कि आप कभी मेरे भाइयों को कोड़े से नहीं मरवाएंगे। नंदी की बात सुन के राघव और भवानी भावुक हो गए। भैरव को उस दिन लगा कि उसकी छोटी सी शरारती नंदी, जो गांव के बच्चों को डराकर उनसे रिश्वत लेती थी, आज अचानक बड़ी हो गई है। राजा ने नंदी से वादा किया, हम वादा करते हैं कि तुम्हारे भाइयों को यहां कोई कुछ नहीं कहेगा और कभी कोड़े नहीं मारेगा। नंदी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो महल में रहने को तैयार हो गई। राघव और भैरव वापस लौट रहे थे कि तभी रास्ते में एक लोहार की दुकान पड़ी। अरे राघव भैया, आपका खंजर तैयार है। अरे हाँ यार, हम तो भूल ही गए थे। लाओ लाओ, अब तो जरूरत भी पड़ेगी हमें, भैरव को आंख मारते हुए कहा। भैरव जानता था कि महल में शाही सलाहकार बनना राघव के लिए बहुत बड़ी बात थी। राघव ने खंजर हाथ में लिया। एकदम भैरव के खंजर जैसा है या नहीं? अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो हम पैसे नहीं देंगे, बता रहे हैं। बिल्कुल भैरव भैया के खंजर की तरह है भैया, अगर कोई भी कमी निकली हमारे हाथ काट देना, लोहार ने पूरे विश्वास से बोला। भैरव ने अपना खंजर निकाल के लोहार के बनाए हुए खंजर के साथ रखा तो दंग रह गया। वही नोक, वही धार, हत्थे पे दहाड़ते शेर की मोहर, सब कुछ तो वैसा ही था। उस समय राघव ये नहीं जानता था कि भैरव के जैसा खंजर बनवा के वो उन अनजान खतरों को भी अपनी जिंदगी में आने की दावत दे रहा है जो भैरव की किस्मत में लिखे हुए थे। भैरव जब बिलासपुर आया तब से राघव को हथियार हमेशा अपने पास रखने के लिए कहता था, पर राघव उस पर कोई खास ध्यान नहीं देता था जब तक कि उसने राजकुमारी दामिनी को अगवा करने वाले लोगों की बंदूक नहीं देख ली। तब जाके उसे महल और महल से जुड़े खतरे का अंदाजा हुआ। वो भैरव के खंजर का कमाल तो देख ही चुका था। उसे लगा ऐसा ही खंजर बनवाना चाहिए। बेचारे राघव को ये नहीं पता था कि भैरव का खंजर भैरव की तरह एक बड़े काम के लिए था। उसे दुनिया से काली शक्तियों का नाश करना था। जब राघव और भैरव वापस महल पहुंचे तो राजकुमारी दामिनी अपनी दासियों के साथ अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। उनके पास पहुंचकर राघव ने देखा कि जो लड़की बेहोश होकर आई थी वो भी उनके साथ ही खड़ी थी। उनको देखते ही दामिनी ने कहा, आइए आप लोगों को अपने नए मेहमान से मिलाते हैं। ये है अनामिका,
लड़की आगे आई, उसने सर से लेकर पांव तक दोनों लड़कों को देखा पर बोली कुछ नहीं। फिलहाल महल में इनको अनामिका बुलाया जाएगा। महल में बुलाया जाएगा मतलब? राघव ने पूछा, क्योंकि ये इनका असली नाम नहीं है। वैद्य जी का कहना है कि पानी में गिर के चोट लगने से अब उसे पहले का कुछ भी याद नहीं है। तो जब तक उसे ये याद नहीं आ जाता कि वो कौन है, कहां से आई है और उसका नाम क्या है, वो यहीं महल में हमारी मेहमान बन के रहेगी, दामिनी ने बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है, राघव ने कुछ ज्यादा ही उत्साहित होकर कहा। सब हैरत से उसे देखने लगे। मेरा मतलब कि ये तो अच्छी बात है, किसी की मदद करना तो पुण्य का काम है। राघव ने लीपा पोती की, पर जिसके लिए वो पापड़ बेल रहा था वो तो शायद बहरी भी थी, क्योंकि अब तक उसने नजर उठा के राघव को देखा तक नहीं था। पर दामिनी की नजर बहुत देर से सिर्फ भैरव को ही देख रही थी। आप कहां गुम हैं? मैं कहीं नहीं। आपको अपनी घुड़सवारी के लिए निकलना था ना, मैं उसकी तैयारी करता हूं। वो भी हो जाएगी। पहले दामिनी ने मुस्कुराकर भैरव की तरफ एक तलवार उछाली। नीचे देखते हुए भी भैरव ने तलवार को ठीक अपने सिर के ऊपर हाथ से रोक लिया। दामिनी ने भैरव को खुली चुनौती दी थी। भैरव ने स्वीकार कर ली। दोनों के बीच खेल शुरू हो गया। दोनों नहले पे दहला थे। एक दांव खेलता तो दूसरा उसे मात देता। भैरव दामिनी की तलवारबाजी से खुद हैरान था। शुरू में भैरव सिर्फ उसे रोक रहा था, पर जब उसके वार की धार सही पड़ते देखी तो भैरव ने अपना दांव भी खेलना शुरू किया। दामिनी को इस खेल में मजा आने लगा था। बहुत दिन बाद उसे अपने बराबरी का कोई मिला था। दोनों लड़ते लड़ते अब मैदान से अस्तबल की तरफ आ गए थे। दामिनी ने एक दांव खेला और भैरव कीचड़ में फिसलता हुआ घुटने पे गिरा। फिर उसने दांव खेला तो दामिनी ने हवा में कलाबाजी खाई और जाके सीधा कीचड़ में गिरी। वो उठ के भैरव पर वार करने जा ही रही थी कि उसने देखा उसका पैर किसी चीज से फंस गया है। नजर नीचे गई तो एक सांप उसके पैरों से लिपटा था। सब अपनी जगह पर रुक गए। सांप लोहारिन था, इसका काटा पानी भी नहीं मांगता। भैरव ने दामिनी को इशारे से हिलने से मना किया। दामिनी मूर्ति की तरह खड़ी हो गई कि तभी कहीं से एक खंजर आया और राजकुमारी के पैर पे लिपटे सांप को दो हिस्सों में कर गया। देखा तो राघव नीचे कीचड़ में पड़ा था और हाथ में खंजर। सबने चैन की सांस ली और राघव की हालत देख लड़कियां हंसने लगी। लेकिन वो खंजर देख के अनामिका के चेहरे पे एक कुटिल मुस्कुराहट उतर आई और खंजर के मालिक राघव को देख के उसकी आंखों में एक कातिल, जैसे कि वो इस खंजर के मालिक की हत्या करने के इरादे से ही आई है। भैरव ने हाथ देकर राघव को उठाया। राघव अपने नए खंजर को इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक था और मौका भी मिल गया तो पीछे कैसे रह जाता। हम यहीं से घुड़सवारी के लिए जाएंगे, राजकुमारी दामिनी ने अपनी दासनियों को बताया। तो आप लोग जा सकती हैं, भैरव हैं हमारे साथ। वो भैरव की तरफ देखकर मुस्कुराई। भैरव ने उसके कीचड़ से सने कपड़े देखे। अभी ऐसे? उसने पूछा। दामिनी ने डूबते हुए सूरज की तरफ इशारा किया। अभी नहीं तो फिर कब? दोनों अस्तबल की तरफ बढ़ गए। राघव भी कपड़े बदलने की तरफ बढ़ा कि तभी उसने देखा कि अनामिका उसकी तरफ देख रही है। कुछ तो था उसकी आंखों में। राघव को लगा कि बाकी लड़कियों की तरह वो भी उसकी वीरता पे अपना दिल दे बैठी है। पर अगले ही पल अनामिका तलवार लेकर राघव की तरफ दौड़ी कि तभी सिपाहियों ने उसका रास्ता रोक लिया। राघव को एक मिनट के लिए कुछ समझ नहीं आया। सिपाहियों के कब्जे में आते ही अनामिका डर गई। राघव ने उसके पास जाके पूछा, तुम्हें भी राजकुमारी की तरह तलवारबाजी का मुकाबला करना है? उसने हाँ में सिर हिलाया। लोग हैरत में आ गए, क्योंकि अभी तक अनामिका ने किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वो मुझ पे हमला नहीं कर रही थी, उसका चेहरा देख के लगता है कि वो किसी पे भी हमला कर सकती है, राघव ने सिपाही को समझाया। सलाहकार बाबू, महल के अंदर अभी वो अजनबी है और अजनबियों को हथियार देने की सजा 100 कोड़े हैं। राघव सोच में पड़ गया। लड़की चाहे जितनी ही सुंदर क्यों ना हो, कोड़े खाना तो थोड़ा मुश्किल था। अनामिका का उतरा मुंह देखकर उसने बात संभाली। वो अनामिका के पास गया और उससे कहा, अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें सैर पे महल से बाहर ले जाऊंगा, वहां हम आराम से मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है? अनामिका के चेहरे की मुस्कान ने उसे और सुंदर कर दिया।
राघव को लगा कि उसका दिल सीने से निकल के बाहर आ जाएगा। मैं कपड़े बदल के आता हूं, कहकर राघव महल की तरफ चला गया। भैरव और दामिनी अपने अपने घोड़े पे बिलासपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंचे थे। दोनों घोड़े से उतरकर पहाड़ी के छोर पे जा खड़े हुए। सामने पूरा बिलासपुर उनके नीचे बिछा था। दामिनी वहां होकर भी कहीं दूर थी। जानते हो, मुझे लगता था कि बिलासपुर पे जो श्राप था वो मैं ही थी। दामिनी की आवाज के दर्द ने भैरव का दिल छुआ। दामिनी भैरव की तरफ पलटी। फिर तुम आ गए और मेरे और बिलासपुर दोनों के ऊपर से वो श्राप हट गया। दामिनी ने भैरव की तरफ देखा। भैरव के दिल ने फिर कोई हरकत की। मैंने बचपन से ही वैसा ही बनना चाहा जैसा लोगों को पसंद था, पर इधर मुझे कुछ दिनों से खुद जैसा लगने लगा है। भैरव जानता था कि दामिनी उससे नहीं बल्कि खुद से बातें कर रही है, इसलिए उसने बीच में टोकना जरूरी नहीं समझा। अरे बताना भूल गई, 3 दिन में हम बीर की तरफ निकलेंगे। वो हमारे राज्य का वो हिस्सा है जिसे मेरे चाचा जी देखते हैं। हर बार माँ छोटी रानी सा जाके हिसाब करती थी। इस बार पिताजी की मर्जी है कि हम जाएं। बीर? हाँ, उत्तर की तरफ है। 2 दिन का रास्ता है। तुम और राघव साथ चलोगे, है ना? दामिनी ने थोड़ा हिचकते हुए सवाल किया। आपका जो आदेश। आदेश नहीं, पूछ रहे हैं, चलोगे ना? दामिनी ने एक कदम भैरव की तरफ लेते हुए कहा। साए की तरह, भैरव ने कहा। दामिनी भैरव की तरफ मुंह करके खड़ी थी। कीचड़ अभी भी उसके कपड़े और हाथों पे लगा था। दामिनी को न जाने क्या सूझी। ठंड तो नहीं लग रही है? नहीं। तो चलो। वो पीछे बहती नदी की तरफ दौड़ी। भैरव भी उसके साथ था। पानी सच में ठंडा था, पर दामिनी मछली की तरह नदी में गोते लगा रही थी। भैरव जानता था चढ़ाई की वजह से नदी का बहाव थोड़ा तेज है, इसलिए वो ठीक दामिनी के पीछे था कि तभी दामिनी के पैर में कुछ चुभा। भैरव ने दामिनी को वहीं एक पत्थर पर बैठाया और पैर देखा। एक कंकड़ सीधे पैर में घुस गया था। खून ज्यादा नहीं निकला, पर भैरव ज्यादा परेशान हो गया। कुछ देखा तो करिए, कभी कभी तो लगता है कि नंदी आपसे ज्यादा समझदार है। आप नहीं, तुम। आप राजकुमारी हैं और हम तुमको यह आदेश दे रहे हैं कि आज से तुम हमको तुम कहोगे, ठीक? दामिनी ने रोबीली आवाज में कहा। और बाकी सब क्या सोचेंगे? बाकी सब क्या सोचेंगे ये भी अगर हम सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे? दामिनी ने मासूमियत से कहा। भैरव को हंसी आ गई। चलो शुक्र है तुम्हें हंसी तो आती है। हम तो समझ रहे थे कि उसका भी आदेश देना पड़ेगा। दामिनी ने पत्थर से उतरने की कोशिश की, पर फिसल के सीधे भैरव की बाहों में जा गिरी। दोनों कुछ देर पानी में यूं ही खड़े रहे। भैरव ने इतने करीब से शायद दामिनी को पहले कभी नहीं देखा था। वो सच में बहुत खूबसूरत थी। नीली आंखें, छोटी सी नाक, गुलाबी होंठ, होंठ के पास एक तिल। दामिनी ने शायद मिट्टी से भरा हाथ मुंह पे लगाया था। होंठ के नीचे मिट्टी का निशान था। भैरव ने बिना सोचे हाथ से मिट्टी साफ की। 1 मिनट के लिए उसका मन हुआ कि हाथ बढ़ाकर होंठ छू ले। इस ख्याल भर से भैरव के शरीर में उस ठंडे पानी में भी अजीब सी गर्माहट सी फैल गई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और उसने अपने होंठ दामिनी से मिला दिए। दामिनी थोड़ी देर तो बुत बनी पड़ी रही, फिर जैसे भैरव ने उसके दिल की कोई नई खिड़की खोल दी और वो तो नजारे देखने लगी जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। दोनों के लिए ये एहसास नया था। भैरव उस वक्त शायद होश में नहीं था, पर उसके हाथ दामिनी के गीले कपड़ों पर नहीं, अब दामिनी के तन पे थे। वो उसकी गर्माहट महसूस कर सकता था। एक जगह जब दामिनी के मुंह से आवाज निकली तो भैरव का मंत्र टूटा, जबकि वो आवाज विरोध की नहीं, आश्चर्य की थी। पर भैरव शायद उसे विरोध समझा और उसने एक झटके से अपना सर पीछे किया। मैं आपको महल चलना हो तो। दामिनी ने उसे बात खत्म करने का मौका नहीं दिया और अपनी ओर खींचकर उसके मुंह को अपने मुंह से बंद कर दिया। इस बार दामिनी के हाथ भैरव की गर्दन के पीछे उसके बालों में थे।
जैसे वो भैरव से कभी दूर ना होना चाहती हो। धीरे धीरे अगल बगल का ठंडा पानी गर्म होने लगा कि तभी अचानक भैरव के गर्दन के पीछे के बाल सतर्क हो गए। भैरव ने दामिनी के मुंह से अपना चेहरा उठाया और सतर्क आंखों से इधर उधर देखने लगा। दामिनी घबरा गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, हमें यहां से चलना होगा। दामिनी ने विरोध करने की कोशिश की। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? दामिनी ने हाँ में सर हिलाया। फिर चलो यहां से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। भैरव दामिनी को छोड़ के जब बादल को अस्तबल में बांधने गया तो देखा सुनहरी नहीं थी। इसका मतलब है राघव अभी महल में नहीं है। भैरव को कुछ गड़बड़ तो लग ही रही थी। वो बादल को लेके फिर नदी की तरफ निकला। जब भैरव पहाड़ी के बिल्कुल नीचे पहुंचा तो बादल ने जंगल की तरफ इशारा किया। अंदर घुसते ही उन्हें सुनहरी एक पेड़ से बंधी दिख गई। भैरव ने उतरकर राघव को ढूंढना शुरू किया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसने देखा कि राघव नदी के तट पे किसी लड़की के साथ है। लड़की और राघव के कपड़े चारों ओर बिखरे पड़े थे। भैरव को समझने में देर नहीं लगी कि यहाँ क्या हो रहा है, पर उसको खतरे का एहसास क्यों हुआ था। वो पलट के जाने को ही था कि राघव के चीखने की आवाज से पलटा। वो लड़की भैरव की गर्दन पर झुकी थी। जब उसने मुंह ऊपर किया तो भैरव ने देखा कि वो तो अनामिका थी, पर उसकी आंखें लाल थीं। क्या दामिनी और भैरव की प्रेम कहानी एक नई उड़ान भर पाएगी? क्या भैरव राघव को अनामिका के चुंगल से बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए